राजा, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। मैं इस जंगल को बचाने के लिए घोर तपस्या कर रहा हूँ और तुमने इस हिरण को बिना अपराध मार डाला। तपस्वी शिकार करना मेरे जैसे सर्वश्रेष्ठ राजा की पहचान है। वैसे भी मैं हर रोज इस जंगल में आकर शिकार करता हूँ। शिकार करना मेरा परम उद्देश्य है तपस्वी। हे घमंडी राजा, तुमने मेरी आंखों के सामने एक बेबस जीव की हत्या की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। एक दिन तुम्हारा पूरा परिवार शिकार हो जाएगा और तुम अपने राजमहल में अकेले पड़ जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा जीवन का मूल्य क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास इस पूरे राज्य की ताकत है। मैं मौत को भी अपनी मोहताज बना सकता हूँ। आप जैसे पाखंडी तपस्वी लोगों को श्राप देकर भयभीत कर सकते हो, इस रितेश सिंह को नहीं। देखना, एक दिन ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। शिकारपुर राज्य एक बहुत बड़ा और सुंदर राज्य था। वहाँ राजा रितेश सिंह राजपाट की बागडोर संभाला करते थे। रितेश सिंह को अपनी ताकत पर काफी ज्यादा घमंड था, क्योंकि उनके पास प्रजा की शक्तियाँ और सैन्य बल था। राजा की बहुत ही खूबसूरत रानी थी, जिसका पुत्र राजकुमार प्रिंस था। एकदम राजकुमार प्रिंस शाही बाग में ताजी ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ पर राजा रितेश सिंह आ जाते हैं। राजकुमार प्रिंस, हम चाहते हैं आप भी हमारी तरह जंगल में शिकार खेल के आओ। हम भी तो देखें आप कितने बहादुर हो। नहीं पिताजी, मैं अकेला जंगल में शिकार करने नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। आप हमारे पड़ोसी राज्य के मित्र के पुत्र विक्रम को अपने साथ ले जाइए। उन्हें भी शिकार खेलने का बड़ा शौक है। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अब राजकुमार अपने पिता की आज्ञा लेकर पड़ोसी राज्य के लिए निकल चुके थे। पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रम को अपने साथ लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकल चुके थे। प्रिंस, तुम काफी ज्यादा डरपोक हो। मैं तो शिकार खेलने अकेला ही जाता हूँ। मेरी तरह बहादुर बनो मित्र। ऐसा कुछ नहीं है मित्र। मैंने सोचा तुम्हें शिकार करने का बड़ा शौक है, इसलिए साथ में तुम्हें बुला लिया। ओहो हो, वो तो घने जंगल में जाने के बाद ही पता चलेगा कौन पहले शिकार करता है। अगर मैंने पहले शिकार को मार गिराया तो तुम मेरी शादी अपनी बहन राजकुमारी अमिता से करवाना होगा, और अगर तुम मेरे से पहले ही शिकार को मार गिराओगे तो मैं तुम्हारी शादी अपनी कौशल्या से करवा दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है मित्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंस और विक्रम दोनों घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें एक लोमड़ी भागता हुआ दिखाई देता है। उठाओ अपनी धनुष राजकुमार प्रिंस, वो रहा हम दोनों का शिकार। जो भी इस लोमड़ी को पहले मारेगा वो ही शर्त का विजेता होगा। दोनों उस लोमड़ी का शिकार करने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इस लोमड़ी को मेरा ही तीर आघात करेगा, क्योंकि मैं भी राजा रितेश सिंह का बेटा हूँ। हार तो मेरे खून में भी नहीं है। अरे, उस प्रिंस से एक मक्खी नहीं मरती, वो क्या शिकार करेगा। लोमड़ी को तो मेरा ही तीर लगेगा। तीर लगते ही मैं शर्त जीत जाऊंगा और अमिता से विवाह कर लूंगा। प्रिंस, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। अरे ये क्या, ये तो मेरे मित्र विक्रम की आवाज है। मुझे लगता है वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मुझे विक्रम को बचाना होगा। ऐसा बोलकर राजकुमार प्रिंस उस आवाज की ओर जाने लगता है। वो आवाज एक गुफा से आ रही थी। राजकुमार प्रिंस उस गुफा के अंदर चला जाता है। प्रिंस, मेरे मित्र, मुझे बचाओ। फंस गया राजकुमार प्रिंस, तू मेरे चंगुल में खुद चला आया। अच्छा, मेरे मित्र की आवाज तुम निकाल रहे थे, लेकिन तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे मित्र विक्रम को भी मैं अपने षड्यंत्र में फंसाना चाहता हूँ। तुम दोनों शिकार करने निकले और खुद मेरे शिकार हो गए। ऐसा बोलकर जादूगर इंद्रजाल वहाँ से गायब हो जाता है। इधर राजकुमार विक्रम उस लोमड़ी को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर जादूगर इंद्रजाल आ जाता है और लोमड़ी का रूप धारण कर लेता है। अरे, वो रहा लोमड़ी। मैंने सोचा प्रिंस ने अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन ये तो मेरे पास में ही है। चलो मैं इसका पीछा करता हूँ। ऐसा बोलकर राजकुमार उस जादूगर इंद्रजाल बना लोमड़ी का पीछा करने लग जाता है। वो लोमड़ी राजकुमार विक्रम को उसी गुफा में लेकर आ जाता है जहाँ राजकुमार प्रिंस को कैद किया गया था। भाग जाओ विक्रम, यहाँ से भाग जाओ। ये कोई लोमड़ी नहीं बल्कि एक छलिया जादूगर है। अब जैसे ही विक्रम प्रिंस की बात सुनकर गुफा से बाहर जाने की कोशिश करता है, तभी जादूगर इंद्रजाल अपने असली रूप में आ जाता है
और राजकुमार विक्रम को भी कैद कर लेता है। यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा राजमहल नहीं, मेरा खंड है। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं, समझे? लेकिन हम दोनों को तुमने इस तरह कैद क्यों किए हो? हम तो आपको जानते तक नहीं हैं। आखिर हमसे तुम क्या चाहते हो? हमें छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं तुम दोनों की बलि देकर इस पूरे जगत का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। फिर ये पूरा संसार मेरी हुकूमत से चलेगा। इधर राजा रितेश सिंह काफी ज्यादा चिंता में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर राजकुमारी अमिता आ जाती है। क्या हुआ पिताजी? आज आपके मुख पर ये भय कैसा? पुत्री राजकुमार प्रिंस शिकार पर गए थे। अभी तक राजमहल वापस लौट कर नहीं आए। मुझे चिंता है कि उनको कुछ हो न जाए। पिताजी, हो सकता है हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रम ने उन्हें वहां रोक लिया हो। आप चिंता न करें, मेरा भाई प्रिंस बहुत बहादुर है। वो राजमहल लौट कर जरूर आएंगे। नहीं नहीं पुत्री, राजकुमार प्रिंस पड़ोसी राज्य में नहीं है। अगर वो पड़ोसी राज्य में होते तो हमारे मित्र अभी तक गुप्तचर भेज दिए होते। मुझे मंत्री राजेंद्र को राजकुमार की खोज में जंगल भेजना ही होगा। राजा जल्दी मंत्री को अपने पास बुलाते हैं। मंत्री जी, हमें लग रहा है राजकुमार प्रिंस और राजकुमार विक्रम जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। आप सैनिकों को अपने साथ ले जाकर दोनों राजकुमारों का पता लगाइए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा बोलकर मंत्री कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो पूरे जंगल में दोनों राजकुमारों की छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमार कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन दोनों राजकुमारों का कुछ भी पता नहीं चला। मुझे लगता है जरूर उनके साथ कोई घटना घटी होगी। मंत्री जी, लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगर दोनों राजकुमारों को कुछ हो गया तो मैं पड़ोसी राज्य के मित्र को क्या जवाब दूंगा? अब जैसे ही रात होती है, राजा रितेश सिंह को दोनों राजकुमारों की चिंता सताई जा रही थी। इसी चिंता की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अगर मुझे दोनों राजकुमारों का पता लगाना है तो एक बार राज्य के दौरे पर निकलना पड़ेगा। पता नहीं कोई सबूत मिल ही जाए। ऐसा बोलकर राजा अंधेरी रात में महल से बाहर आ गए और वो गांव की तरफ जाने लगे। अरे हरिया, तुमने सुना हमारे गांव के राहुल के पास एक ऐसा तोता है जो आगे और पीछे का भविष्य बताता है। हाँ रामू, सुना तो मैं भी है, लेकिन पता नहीं ये बात कितनी झूठ है और कितनी सच। अब राजा उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा था। अरे, एक तोता आगे और पीछे का कैसे भविष्य बता सकता है? चलो कल इस राहुल को राजमहल बुलाता हूँ और दोनों राजकुमारों के साथ क्या हुआ इस तोते से पूछता हूँ। ऐसा बोलकर राजा फिर अपने महल की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह राजा रितेश सिंह राहुल को तोते के साथ राजसभा में बुलाते हैं। राहुल, हमने गांव वालों से सुना है तुम्हारा पालतू तोता आगे और पीछे क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणी करता है। जी प्रजापति, आपने सही सुना। मेरा तोता भविष्यवाणी करता है और वो आगे और पीछे होने वाली घटना का भी बखान करता है। राहुल, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें कारावास की सजा भी हो सकती है। पहले ही सोच लो। महाराज, ये तोता अद्भुत है। ये मेरे पिताजी की आखिरी अमानत थी जो मेरे नसीब में आई है। आप इस तोते से कुछ भी पूछ लो, ये तुरंत होने वाली घटना का बखान अपने मुख से बोलकर करेगा। राजा दोनों राजकुमारों वाली सारी घटना उस तोते को बता देते हैं। तोता राजा की बात सुनकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर अचानक अपनी आंखें खोलता है। महाराज, दोनों राजकुमार अभी जिंदा हैं और वो जादूगर इंद्रजाल की कैद में है। जादूगर इंद्रजाल अपनी शक्ति को दोगुनी करने के लिए आने वाली अमावस्या को दोनों राजकुमारों की बलि देने वाला है। हे तोते, हम ये बता दो कि ये जादूगर इंद्रजाल दोनों राजकुमारों को कहाँ कैद कर रखा है? राजन जंगल के उत्तरी भाग में जादूगर इंद्रजाल की काली गुफा है। आपके दोनों राजकुमार वहाँ पर ही कैद हैं। तोते की बात सुनकर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के उत्तरी भाग की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें वो काली गुफा दिख ही जाती है। जादूगर इंद्रजाल, छोड़ दे मेरे राजकुमारों को। मैं तुम्हें तुम्हारे षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने दूंगा। मूर्ख राजा, तुमने क्या सोचा? वो तोता भविष्यवाणी करता है। नहीं, ये सारा खेल मैंने तेरे साथ खेला था ताकि तू अपने बेटे को बचाने के लिए जादूगर इंद्रजाल के दरबार पर आए। लेकिन आखिर
तुम मेरे ही बेटे की क्यों बलि देना चाहते हो? अगर तुम्हें शक्तिशाली बनना है तो तुम किसी और इंसान की भी बलि दे सकते हो। मुझे इन दोनों राजकुमारों की बलि नहीं देनी है। ये तो मेरी चाल थी ताकि तुम्हें मैं यहाँ पर बुलवाकर अपनी शर्त पूरी करवा सकूं। कैसी शर्त? तुम मेरे दोनों राजकुमारों को आजाद कर दो। तुम जो भी बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं। जब तक तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करते तब तक दोनों राजकुमार मेरी हिरासत में रहेंगे। राजन, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, जल्दी बोलो, मेरी शर्त पूरी करोगे। आखिर क्या है तुम्हारी शर्त, मुझे विस्तार से बताऊं? तो सुनो राजन, पहले इस गांव पर मैं और मेरी बहन जाकर राज करते थे। रात होते ही पूरे गांव में हमारे डर से सन्नाटा छा जाता था। कोई भी गांव वाला सूरज छिपते ही जंगल के रास्ते से नहीं आता था। देखो भाई, हमें इस जादूगर इंद्रजाल और उसकी बहन जाका का कुछ करना ही होगा, वरना कुछ दिनों में हमारे गांव में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। अरे किशन, हम क्या ही कर सकते हैं, जो हो रहा है बस देख रहे हैं। ऐसे करते करते गांव में लोगों का आना जाना बंद हो गया, बल्कि यहां तक जंगल से सारे जानवर हमारे डर से जंगल छोड़कर भाग गए थे। एक रात में और मेरी बहन गांव की निगरानी करके जंगल की तरफ आ रहे थे, तभी हमें एक तपस्वी मिल जाता है। तपस्वी, ये जंगल हमारा है और तुमने इस जंगल के रास्ते से आने की गुस्ताखी कैसे की? लगता है तुम्हें हमारा भय नहीं है। बेटी, तुम अभी ना समझो। ये जंगल, पानी और हवा ईश्वर ने सभी को प्रदान की है। इस पर न तो तुम्हारा हक है और न ही मेरा। तपस्वी, इस जंगल पर तो सिर्फ हमारा हक है। अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। नहीं पुत्र, मुझे इस गांव से होकर गुजरना है, इसीलिए मैं वापस नहीं लौट सकता। तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मुझे जाने दो। वो तपस्वी जिद करके गांव की तरफ जाने लगा। तभी मेरी बहन ने अपनी काली शक्तियों से उस तपस्वी पर वार कर दिया। तपस्वी जी काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से मेरी बहन को अपने कमंडल में कैद कर लिया। मैं ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया और अपनी बहन को अकेला छोड़कर वहां से गायब हो गया। हे राजन, अब आप ही मेरी बहन को तपस्वी के कमंडल से आजाद करा सकते हो। लेकिन वो तपस्वी मेरे कहने पर तुम्हारी बहन को आजाद कैसे करेगा? राजन, आप एक राजा है, पूरे राज्य की आप पालना करते हो। वो तपस्वी जरूर आपकी बात मानेगा। और हाँ, अगर एक बार मेरी बहन हाका आजाद हो गई तो हम हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, जादूगर इंद्रजाल में तुम्हारी बहन को उस तपस्वी के कमंडल से आजाद कराऊंगा। लेकिन वो तपस्वी मुझे कहां पर मिलेगा? राजन, वो तपस्वी उसी गांव की पहाड़ी पर धुनी जमाकर बैठा है। राजन, आप यहाँ पर, आखिर आपको मेरी क्या जरूरत पड़ी? तपस्वी जी, मैं जादूगर इंद्रजाल की बहन जाका को आजाद कराने आया हूँ। अगर आपने जाका को आजाद नहीं किया तो वो जादूगर इंद्रजाल मेरे दोनों राजकुमारों को कभी आजाद नहीं करेगा। राजन, मैं इस जादूगरनी को आजाद कर दूंगा, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें हैं जो आपके सिवाय और कोई पूरी नहीं कर सकता है। ठीक है तपस्वी, आप अपनी तीनों शर्तें बताइए, मैं उन्हें जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजन, मेरी पहली शर्त यह है कि आपको रहस्यमयी तालाब का जादुई पानी लाना होगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको जादूगर इंद्रजाल की जादुई छड़ी उससे लानी होगी। और मेरी तीसरी शर्त और आखिरी शर्त में आपको तभी बताऊंगा जब ये दोनों शर्तें पूरी करके आप मेरे पास वापस लौटोगे। जैसी आपकी आज्ञा तपस्वी जी। ऐसा बोलकर राजा रितेश सिंह रहस्यमयी तालाब की खोज में निकल जाता है। अब ये रहस्यमयी तालाब मुझे कहां पर मिलेगा? जंगल भी बहुत बड़ा और घना है। मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। राजा ऐसे सोचते हुए जंगल के रास्ते से जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक तालाब के पास औरत दिखाई देती है जो एक पानी के भरे मटके के पास बैठी हुई थी। महाराज, पता नहीं ये मटका मेरे से आप उठ नहीं पा रहा मटके है। को क्यों घुर रही हो? मैं पिछले कुछ क्षणों से इस मटके को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा है। हे युवती, तुम चिंता मत करो, इस मटके को मैं उठाकर तुम्हारे सर पर रखवा दूंगा। राजा तुरंत उस मटके को उठा लेते हैं और उस औरत के सर पर रख देते हैं। वो औरत मटका लेकर चली जाती है। अरे, ये मटका तो बहुत ही आसान तरीके से उठ गया, लेकिन ये युवती ऐसा क्यों बोल रही थी कि मटका उससे उठ नहीं रहा है? जरूर इस युवती ने मेरे से झूठ बोला है। मुझे इसका पीछा करना होगा। अब राजा भी उस युवती के पीछे पीछे जाने लगता है। चलते चलते वो युवती एक बहुत बड़े तालाब के पास आकर गायब हो जाती है। राजा रितेश सिंह ये सब देखकर अचंभित रह जाते हैं।
अरे, ये क्या, इस तालाब के पास आते ही वो युवती गायब हो गई। जरूर ये तालाब कोई मायावी है। मुझे लगता है तपस्वी की पहली शर्त वाला रहस्यमयी तालाब यही है। मुझे जल्दी इसका जादुई जल ले लेना चाहिए। अब राजा जैसे ही उस तालाब का पानी लेने की कोशिश करते हैं, तभी उस तालाब से आवाज आती है। रुक जाओ राजन, जब तक मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे ना मिल जाए, तब तक तुम इस जल को छू भी नहीं सकते। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो तुम उसी जगह पर भस्म हो जाओगे। लेकिन आप हो कौन, सामने आओ। तभी अचानक उस तालाब से एक सुंदर मानुष प्रकट होता है। राजन, मेरा नाम जल्लाद है और इस रहस्यमयी तालाब की निगरानी करना मेरा काम है। तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दो और इस जादुई पानी को यहाँ से ले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप अपने सवाल प्रस्तुत करें। मेरा पहला सवाल, एक सर्वश्रेष्ठ राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक सर्वश्रेष्ठ राजा का सबसे बड़ा धर्म उसकी प्रजा का हित करना होता है। अर्थशास्त्र में राजधर्म के बारे में कहा गया है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में उसका हित होता है। राजा का अपना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय होता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मेरा दूसरा सवाल, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही होता है। मन ही एक ऐसा मित्र है जो सही मार्ग दिखा भी सकता है और सही मार्ग भुला भी सकता है। अति उत्तम राजन, अति उत्तम। मेरा तीसरा सवाल यह है कि एक सिद्ध पुरुष की क्या पहचान है? हे जल्लाद, सिद्ध पुरुष वे होते हैं जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। परमात्मा की स्मृति, योग साधना से ही उन्हें तृप्ति मिलती है। वे जो संकल्प करते हैं वह सिद्ध अर्थात पूर्ण होता है। उनके बोल जैसे कि वरदान के लिए होते हैं। छापन पानमाई। वह प्रजापति, आपने मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर बखूबी दिए। आप मेरा जादुई पानी ले जा सकते हो। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा बोलकर जल्लाद वहाँ से गायब हो जाता है। अब राजा उस रहस्यमयी तालाब का जादुई पानी लेकर वहाँ से चल दिए। जादूगर इंद्रजाल, तुम्हें ये जादुई छड़ी मुझे देनी होगी। ये बोलकर राजा रितेश सिंह तपस्वी वाली शर्त जिम्बोला को बता देते हैं। ये छड़ी क्या चीज है प्रजाजनक? मैं अपनी बहन को आजाद करने के लिए पूरी दुनिया वार दूं, तुम मेरी ये छड़ी ले जा सकते हो। अब राजा इंद्रजाल से वो जादुई छड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सीधे तपस्वी जी के पास आ जाते हैं। तपस्वी जी में रहस्यमयी तालाब का जादुई पानी और जादूगर जिम्बोला की जादुई छड़ी आपके पास लेकर आ गया हूँ। आप अपनी तीसरी शर्त का बखान करें ताकि मैं जल्दी झांका को बंधन से मुक्त करवाकर अपने दोनों राजकुमारों को आजाद करवाऊं। हे राजन, आपने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी। जिस औरत के सर पर आपने मटका रखवाया था, वो औरत श्राप के बंधन से बंधी हुई थी और उस श्राप का तोड़ सिर्फ आपके पास था। आपने जैसे ही उस औरत के मटके को छुआ, वो श्राप से मुक्त हो गई। राजन, में जादूगर इंद्रजाल की बहन हाका को अपने कमंडल की कैद से आजाद करता हूँ। तपस्वी ऐसा बोलकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में हाका को आजाद कर देते हैं। राजा जादूगरनी जाका वहाँ से चले जाते हैं और सीधा जादूगर इंद्रजाल के पास आ जाते हैं। जादूगर इंद्रजाल अपने बहन को देखते ही दोनों राजकुमारों को आजाद कर देते हैं। हे प्रजा, पालक में ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और आज के बाद हम दोनों हमेशा के लिए ये गांव और जंगल छोड़कर चले जाएंगे। आप तीनों से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। ये सब षड्यंत्र मैंने अपनी बहन जाका को आजाद कराने के लिए रचा। जादूगर इंद्रजाल, हमने तो तुम्हें उसी समय माफ कर दिया जब हमें पता चला कि तुम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर बहन को तुम्हारे जैसा भाई मिले। अब जादूगर इंद्रजाल और उसकी बहन हाका हमेशा के लिए वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं।